आजकल दुनिया की हालत ऐसी है, सांस लेता हूँ तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। The US military captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. लिटरली ट्रम्प का हर दूसरे दिन एक ट्वीट आता है जिसमें पता लगता है कि नया लफड़ा शुरू होने वाला है। 8 वॉर रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज मांगने वाला आदमी हर दूसरे दिन किसी न किसी देश के खिलाफ अग्रेशन कर देता है। Whether people like Trump or don't like Trump, I settled 8 wars, big ones. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. हालत ऐसी है कि हमेशा से हम साथ साथ हैं बोलने वाले अमेरिकन और यूरोपियन लीडर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हैं। What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes. The EU nations are considering tariffs on the US worth 93 billion euros. वर्ल्ड लीडर एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं। Let me put this in words you might understand. Mr. President, golf. I would love to do it, be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald. I beg you. अब देखो, मैं कोई जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि दुनिया बड़ी स्टेबल है, लेकिन अब अचानक से पता चल रहा है कि भैंस हमेशा से उसकी है जिसकी लाठी होती है। यूनाइटेड नेशन, यूएन के अंदर का सिक्योरिटी काउंसिल, WTO, ये सब ड्रामा चल रहा है क्या? क्योंकि भैया 2, 3, 70, 80 साल के लोगों ने मिलके आओ धम मचा रखा है। सबके पोर्टफोलियो लालम लाल हुए पड़े हैं। हर हफ्ते लाखों करोड़ों रुपए मार्केट से गायब हो रहे हैं। ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहा है और ऊपर से AI और ऑटोमेशन के चलते बहुत सारी जो ट्रेडिशनल जॉब हुआ करती थी अब वो गायब हो रही है। ऐसे में एक आम आदमी के लिए ये सब देख के ब्लैक पिल होना बहुत इजी है। मेरे आसपास में ऐसा होते हुए बहुत लोगों में देख भी रहा हूँ। इसीलिए आज की इस वीडियो में जरा इस चीज को एड्रेस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। क्या सही में 26 में दुनिया खत्म होने वाली है या फिर ये एक फेज है जो इवेंचुअली ये निकल जाएगा? तो आइए देखते हैं। देखो, इस ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम आदमी पर ही पड़ता है। ले ऑफ, इन्फ्लेशन, मेडिकल कॉस्ट, ये सब कुछ एक साथ हिट कर रहा है। जैसे ग्लोबल टेंशन बिना बताए आ जाती है, ऐसे ही बीमारी भी बिना बताए कभी भी आ सकती है। बस एक सीरियस इलनेस का बिल मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाता है। हेल्थ केयर की कॉस्ट हर साल 14-15% से बढ़ रही है। अब इस टाइम पे दुनिया में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, अगर आप इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करो तो 3-4 मेन प्लेयर्स मिलेंगे। ज्यादातर जो इंटरनेशनल लफड़े चल रहे हैं उनके पीछे यही 3-4 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ट्रम्प, पुतिन, जिनपिंग, नेतन्याहू, इन सब में आपको एक चीज बड़ी कॉमन दिखेगी। ये लोग काफी टाइम से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर में बैठे हैं और अपने अपने फॉलोअर्स के लिए अर्जेंट देन लाइफ इमेज मेंटेन करके रखते हैं। और ये अभी अपने करियर के उस पोजीशन पे है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आखिरी या फिर कुछ लेगेसी डिफाइनिंग मूव्स चलने की कोशिश करेंगे। और इसी का नतीजा है ट्रम्प ने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया और वहाँ के ऑयल रिजर्व को हथियाने की कोशिश कर रहा है। रशिया और चाइना से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बता के ग्रीनलैंड हड़पने के चक्कर में बैठा है, लेकिन असली रीजन वहाँ मौजूद मिनरल्स हैं। Greenland is fast becoming the center of a superpower contest over the Arctic. But it's not just the military significance of Greenland that has got Donald Trump interested. It's also wealth. Greenland has vast untapped deposits of rare earth minerals that are really important for making things like smartphones, electric vehicles and even military weapons. दुनिया भर में कहीं भी लड़ाई हो रही हो, शांति का दूत बन के वो रुकवाने पहुंच जाता है और खुद को सबसे बड़ा पीस लविंग प्रेसिडेंट दिखाने के लिए खुद और इसकी पूरी कैबिनेट रोज सुबह उठ के वो रुकवा दी वाला राग अलापते हैं, जबकि सबको पता है कि रियलिटी इससे काफी अलग है। अरे मैं तो कहता हूँ जिनके बीच वो रुकवाने का क्रेडिट आप मांग रहे हो, एक बार उनको तो बता दो आपने वो रुकवा दी है। ट्रम्प भारत और पाकिस्तान तो न्यूक्लियर नेशन के बीच वो रुकवाने का क्रेडिट लेना चाहता था, जबकि भारत के खुद प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये डिनाई कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सेम चीज कंबोडिया, थाईलैंड के साथ हुई थी। इस टाइम पे ट्रम्प वॉर रुकवाने का क्रेडिट मांग रहा था, उसी टाइम पे दोनों देश एक दूसरे पे बम गिरा रहे थे। जब ट्रम्प ने कहा इजराइल कोई भी अटैक नहीं करेगा, इजराइल ने कतर पे जाके बम गिरा दिया। इलेक्शन से पहले ट्रम्प बोलता था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो रशिया और यूक्रेन का मामला एक दिन में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जब प्रेसिडेंट बना तब जेलेस्को को व्हाइट हाउस पे बुलाया और कह रहा था भैया अपनी लैंड कॉम्प्रोमाइज कर लो, और इस तरह से उसकी बेइज्जती कर रहा था। But you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. और जो ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ पीस वाली इमेज है उसको वो प्रोटेक्ट करने में चाहे सक्सेसफुल हो भी जाता, अगर उसको नोबेल पीस प्राइज मिल भी जाता, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो जिसको मिलना था उनसे बिहाइंड द क्लोज डोर मामला सेट कर लिया। ट्रम्प सिर्फ एक इगोइस्टिक बुली है। उसको लगता है पैसे फेंक कर या टैरिफ से डरा कर हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ एक ही चीज होगी कि दुनिया और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। ट्रम्प से पहले सब सोचते थे कि पुतिन सबसे बड़ा बुली है। यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, लगभग पूरे यूरोप को रशिया यूक्रेन की लड़ाई में इन्वॉल्व कर दिया। से पहले 2014 में भी मन कर रहा था, वो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। कल को यूक्रेन वाला मामला निपट भी जाए तो ये मत सोचना कि रशिया यूं ही रुक जाएगा। आपको कुछ साल पहले की एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ। इसी फंक्शन में पुतिन एक बच्चे से पूछ रहा था, बेटा रशिया का बॉर्डर कहाँ खत्म होता है, जरा ठीक से बताओ। फिर वो बच्चा अकॉर्डिंगली जवाब देता है कि यूएसए के पास बेरिंग स्टेट में। पुतिन इसके जवाब में कहता है रशिया का बॉर्डर कभी खत्म नहीं होता है। तो फिर ये बात पुतिन की मेंटेलिटी दिखाता है। चाइना भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसीलिए आप नोटिस करना, चाइना के साथ जितनी भी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं लगभग सबके साथ उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अरे जिस रशिया के साथ चाइना आपस में भाईचारा ऑन टॉप करता है, तो कहता है इनके पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है, फिर रशिया के साथ भी इनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया के ईस्टर्न साइड में एक इलाका है व्लादिवोस्तोक, इसको भी चाइना हड़पना चाहता है। रशिया भी इसको लेकर ठीक ठाक कंसर्न्ड है। FSB जो पहले AGB हुआ करता था, उनके एक लिंक डॉक्यूमेंट से इसके बारे में काफी कुछ पता लगता है। ताइवान पर भी मौका देखते ही चाइना झपट पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर 1-2 हफ्ते में आप देखोगे ताइवान के अराउंड अपनी शिप भेजकर कुछ न कुछ ड्रामा करते रहते हैं। अभी रिसेंटली इनके साथ जापान की एयरफोर्स भिड़ गई थी। साउथ चाइना सी फिलीपींस को रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से ये लोग बुली करते रहते हैं। भारत के साथ लैंड डिस्प्यूट के इश्यूज तो आपको पता ही है। अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक दिखाने के लिए अलग अलग जगहों के नाम बदलते रहते हैं। वैसे जमीन हड़पने की बात हो और नेतन्याहू का मेंशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैप देखो, येलो कलर में जो हिस्सा दिख रहा है ये है इजराइल का ओरिजिनल मैप। ये वाला देखो, ये है ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट। इसके पीछे नेतन्याहू पड़े हुए हैं। और इसमें नोटिस करना, सिर्फ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक नहीं है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी और इजिप्ट तक के कुछ हिस्से इन्होंने ले रखे हैं। It's the greater Israel. If you ask me, we are there. I often think about my father, my parents' generation who had to found the state, and our generation, my generation, we have to ensure its continued existence. अब आप खुद सोच के देखो, इस तरह की सोच रखने वाले वर्ल्ड लीडर्स एक साथ दुनिया भर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर में बैठे होंगे तो दुनिया अनस्टेबल कैसे नहीं होगी। और दुनिया भर में जो लगातार एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ जाती है और पूरी दुनिया भर के शेयर मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गायब हो जाती है। कई बार ट्रम्प की सिर्फ एक ट्वीट से पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर साफ हो जाते हैं। और अभी लॉकडाउन के टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी वैसे ही स्लो हो गई थी और इसके बाद जो मेजर इकोनॉमी थी उन्होंने अंधा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया था, जिससे इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ना शुरू हो गया था। बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब हर जगह लोग रिसेशन की बात कर रहे थे। अभी ये सब चल ही रहा था, इतने में एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, जिससे अब इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही है। अब खुद सोच के देखो, डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ की वजह से दुनिया भर में ट्रेड कितना खराब हुआ है। पार्टनर बोल के भारत पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा था। 500% की बात कर रहे थे तो भला हुआ कि थोड़ी बहुत ट्रेड डील साइन हो गई थी, इससे अभी थोड़ी बहुत टैरिफ कम हो गई है। लेकिन ये कह रहा है रशिया से ऑयल लिया तो वापस से 25% टैरिफ बढ़ा दूंगा। और इन सब चीजों का रिजल्ट दुनिया भर के आम लोगों पर पड़ता है। पिछले 3-4 सालों में बड़ी कंपनीज में ले ऑफ की न्यूज आना कॉमन हो गई है। ढंग की सैलरी इंक्रीमेंट तो छोड़ दो, AI ऑटोमेशन के चक्कर में कितनी सारी जॉब्स हैं या तो वो कट हो चुकी है या तो उनका फ्यूचर कम्प्लीटली अनसर्टन दिखाई देता है। इंटेल, फाइबर, बम्बल जैसी कंपनीज ने तो 20 से 30% वर्कफोर्स को कट ऑफ कर दिया है। अब एंथ्रोपिक जैसी AI कंपनी के CEO कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब 1-2 साल में खत्म हो जाएगी, मतलब सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर बेकार हो जाएंगे। We are now, in terms of, the models that write code, I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what Swiss do end to end. अब इन सब से हो ये रहा है कि जो कंपैरिजन में थोड़े छोटे कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, जिनके वहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है, वहाँ के लोग ऑलरेडी काफी परेशान है, ऑप्रेस फील करते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली हमने ईरान में ये देखा, हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट करने वालों को वहाँ कूट दिया गया। इनफैक्ट कोई एग्जैक्ट डेटा तक अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। ईरान की गवर्नमेंट खुद कह रही है उन्होंने 3000 से भी ज्यादा लोग मारे हैं। एक बार इमेजिन करके देखो एक्चुअल नंबर कितना हाई होगा। और ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं
नहीं है, पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मेडागास्कर जैसी कितनी ही जगहों पर रजीम चेंजेस हुए हैं। इंडोनेशिया में भी प्रोटेस्टर्स ने रीजनल पार्लियामेंट तक जला दिया है। स्पेशली अफ्रीकन देशों में आप देखो इस तरह के प्रोटेस्ट और ज्यादा कॉमन हो गए हैं। ये विजुअल देखो, गवर्नमेंट टैक्स के खिलाफ ये प्रोटेस्ट पिछले साल कीनिया में हुए। सूडान, कोंगो, सोमालिया, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, इन सब देशों में सिविल वॉर की हालत क्या हो गई है, इसको इमेजिन भी नहीं करा जा सकता। सूडान से 2 महीने पहले की ये विजुअल आप देखो, यहाँ पर इतने लोग मारे गए हैं, लिटरली स्पेस से ब्लड दिखाई दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए जिनको लड़ना पड़ता है, वहाँ इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो, इंस्टेंट सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो, तो फिर लोगों को गलत रास्ते पे जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। फिर वुमेन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलीगल आर्म ट्रेड जैसे बहुत सारे क्राइम बढ़ने लगते हैं। लोग इन देशों से इलीगली माइग्रेट करके डेवलप देशों में भागने लगते हैं और कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की हालत और कहानी यही है। इनफैक्ट ट्रंप ने भी मडूरो को कैप्चर करने से पहले यही बहाना दिया था कि मडूरो यूएसए के अंदर वुमेन्स ट्रैफिकिंग करवाता है। मैक्सिको के साथ भी आने वाले टाइम पे इस तरह का कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। लीगल इमिग्रेशन को लेकर बॉर्डर पर इनके बीच जो टेंशन है वो चलते ही रहते हैं। एक टाइम था यूनाइटेड स्टेट को लोग सीरियसली भी लेते थे। इवन यूएसए भी बिट्रल डिस्ट्रीब्यूट्स में मीडिएटर का काम करता था, लेकिन अब यूएसए खुद इंटरनेशनल लॉस का सबसे बड़ा वायलेटर बन गया है और यूएन को कोई गिनती में भी नहीं ले रहा है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ मार्को रूबियो यूएन के बारे में क्या बोल रहे हैं आप खुद सुन के देख लो। It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the UN. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. इजराइल ने तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल को ही बैन कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में एक नाम भारत का भी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक भारत को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। और इसी से आप समझ सकते हो मॉडर्न वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स की क्या रिलेवेंस रह गई है। जयशंकर साहब ने इसको लेकर एक बार बड़े अच्छे से समराइज कर दिया था। We must also recognize that all is not well with the United Nations. Its decision making neither reflects its membership nor addresses global priorities. Its debates have become increasingly polarized and its working visibly gridlocked. Any meaningful reform is obstructed using the reform process itself. Now, financial constraints have emerged as an additional concern. देखो आज के टाइम पे इशू यही है, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहे हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप कर रहा है। इंटरनेशनल लॉस की धज्जियां उड़ चुकी है और बड़े पावरफुल देश छोटे देशों के लिए एडिटर्स बन चुके हैं। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा एग्जैक्टली कैसा होगा बता पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएसए और यूरोपियन कंट्री के बीच में ट्रस्ट ऑल टाइम लो पे जा चुका है। यूरोपियन कंट्रीज भारत और चाइना के करीब आते हुए दिख रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन ने अभी बहुत मैसिव ट्रेड डील साइन करी थी, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील भी कहा जा रहा था। We did it. We delivered the mother of all deals. इधर मैक्रो देवोस में ऑलरेडी बोल चुके हैं चाइना इज वेलकम्ड इन यूरोप। और अब इस नए चेस गेम में आने वाले प्लेयर्स की पोजीशन क्या होगी ये तो आने वाला टाइम बताएगा, यानी कि मैं माने पर मैं ही बता दूंगा। बस सब्सक्राइब करके रख लेना मेरे चैनल को। लेकिन इतना तो पता है कि अनस्टेबल सिचुएशन अभी चलता रहेगा और उल्टा हो सकता है कि सिचुएशन अभी से भी ज्यादा आगे चलकर बिगड़ जाए। ट्रंप ने तो फ्रेंच प्रेसिडेंट के भेजे हुए मैसेज आकर अपने सोशल मीडिया पर लीक कर दिए थे। ट्रंप अपने देश के फेडरल बैंक के पीछे पड़ गया है और चेयरमैन को रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन फेडरल बैंक ट्रंप की बात नहीं सुन रहा है, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस में चेंज नहीं कर रहा है, जबकि ट्रंप अपने वोटर बेस को इनकम टैक्स कट करने का प्रॉमिस कर चुका है और आज भी ये बार बार दोहराता रहता है। That at some point in the not too distant future, you won't even have income tax to pay because the money we're taking in is so great, it's so enormous that you're not going to have income tax to pay. और मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ इस नए वर्ल्ड में भारत की पोजीशन को लेकर। अभी तक मुझे पर्सनली लगता है हमने इस वोलेटाइल एक्समोस्फेयर को बड़े अच्छे से नेविगेट किया है। इस समय सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि हम ज्यादा रिएक्टिव ना बने, डोनाल्ड ट्रंप को जितना हो सके उतना इग्नोर करते रहे। द विन टाइम हम अपनी ग्रोथ पे फोकस करते रहे। देखो इतना सब कुछ होता हुआ देखकर कभी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आने लग जाती है, लेकिन मैं पर्सनली भारत की पोजीशन को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि हम इस समय मेजर इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारा पर कैपिटा इनकम भी आने वाले सालों में रैपिडली ग्रो करने वाला है। ग्लोबली ग्रोथ के लिए भारत एज अ मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा IMF भी मानता है। पिछले कुछ समय से भारत में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। आने वाले कुछ सालों में बहुत सारी चीजें होगी, जैसे कि चाइना ताइवान पे अटैक कर दे, हो सकता है यूरोपियन यूनियन ही टूट जाए, हो सकता है ट्रम्प के साथ ही कुछ हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। ये बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है और ऐसे में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इसको ऑब्जर्व करने के। ट्विटर पे एक अकाउंट है अरविंद, बहुत सारी प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरीज पोस्ट करता है। कई सारी इनकी बातें हैं जो अजीब लगती है, लेकिन कई सारी बातें इनकी सच साबित होती है, जैसे बांग्लादेश रजीम चेंज को लेकर या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के कैप्चरिंग को लेकर इन्होंने काफी पहले कुछ बातें लिखी थी। लेकिन जो भी हो, पिछले कुछ सालों में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दुनिया को हम जितना स्टेबल और ऑपरेटिव समझ रहे थे, असलियत में दुनिया वैसी है नहीं। यहाँ पे सिर्फ माइट इज द राइट की पॉलिसी चलती है। ये कोई नई बात नहीं है।
दुनिया इस तरह से स्टेबल कभी रही नहीं है। अभी आप 50, 60, 70, 80 साल पीछे जाओगे, तब भी वॉर हो रही थी और उससे पहले भी वॉर हो रही थी। तो वॉर बहुत ही कॉमन चीज है। इनफैक्ट ये तो बहुत ही अबनॉर्मल था कि दुनिया इतने सालों से शांत बैठी थी। और इसीलिए जरूरी है कि इन सब चीजों से आप खुद को इम्पैक्ट मत होने दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो। अपने आप को समय के साथ थोड़ा अपडेटेड रखो। एआई की फील्ड में नया क्या आ रहा है, उसको अपने काम में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सब सीखते रहो। बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बेटर प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। ये काम आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आई प्रॉमिस यू नेवर रिग्रेट आफ्टर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।